हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो हमारे रिवीजन शेड्यूल के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉ का, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के रिवीजन लेक्चर्स जो हैं पूरे चैप्टर के, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे और मैं उसका लिंक जो है वो भी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिससे हमारा रिवीजन भी पूरा हो जाएगा और आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में क्वारीज होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर की, एमटीपीज हो गई, आरटीपीज हो गई, क्वेश्चन पेपर हो गया। तो इससे हमारा जबरदस्त एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग तैयारी भी कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, भाई तिरुपति लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसने कुछ प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट अर्न किए और प्रॉफिट के अंदर आप लोग देख सकते हैं पूरा पिछले 5 साल का प्रॉफिट का इन्होंने एक लिस्ट पूरा जो है वो दे करके रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 इयर्स का। अब सबसे पहले बोला है कैलकुलेट द अमाउंट दैट द कंपनी हैज टू स्पेंड टुवर्ड्स सीएसआर, कितना पैसा कंपनी खर्च कर सकती है 17-18 के अंदर, और स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी अनलिस्टेड एंड अ प्राइवेट कंपनी। दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। अब चूंकि ये क्वेश्चन में 18 का आ चुका है तो आज के हिसाब से तो काफी चीजें इसके अंदर चेंज भी हो चुकी है, हमको पता है, लेकिन बहुत सिंपल कंसेप्ट हमारा ये था कि जो भी कंपनी इस तरह से प्रॉफिट अर्न कर रही है पिछले 3 साल में, तो 3 इयर्स के प्रॉफिट का 2% जो है उसको खर्च करना है। तो सबसे पहले हमने 135 का रेफरेंस दिया। सीएसआर रूल्स का रेफरेंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वो ये कहते हैं अमाउंट दैट द कंपनी हैज टू स्पेंड, वो कितना होना चाहिए। The board of every company shall ensure that the company spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the company made during the last 3 immediately preceding years। बराबर। तो पिछले जो साल के हैं वो 3 ये लेने हैं अपने को, 70 और 30 प्लस 50 हो गए तो 150 हो गया, उसका 2% जो है वो खर्च करना चाहिए। तो एक तो अपने को ये प्रोविजन यहाँ पे दे देना है, बहुत सीधा सीधा से अमाउंट निकाल करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इतना जो है वो उनको करना पड़ेगा of the company made during these 3 immediately preceding financial year, जो यहाँ पे आने वाला है 1 करोड़ can be spent towards CSR in financial year 17-18। सेकंड बोला है कंपोजिशन कैसे करना है भाई, तो वो बहुत सीधा सा है, हम लोगों को पता है ये प्रोविजन भी कि सीएसआर कमेटी जो है उसमें 3 और मोर डायरेक्टर होंगे, जिनमें से एक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसमें 2 बातें खास थी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो 135 में कवर है, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हमको जरूरत ही नहीं है, बराबर। तो शैल हैव सीएसआर कमेटी विदाउट सच डायरेक्टर, और जहां पे 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ा भी है कि 2 से ही हमारा काम चल जाएगा, तो वो पूरा प्रोविजन अपने को लिख देना चाहिए। फिर 2 जने हैं तो 2 से हमारी कमेटी बन जाएगी, ये अपने को लिखना चाहिए था, बराबर। तो फर्स्ट क्लास पॉइंट है, इजी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अगेन आरटीपी में 18 का क्वेश्चन है। अल्टर लिमिटेड हैज ऑन इट्स बोर्ड 4 डायरेक्टर हैं W, X, Y और Z। इन एडिशन द कंपनी हैज मिस्टर D एज द MD। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। द कंपनी ऑल्सो हैज अ फुल टाइम सेक्रेटरी मिस्टर वाइस ऑन इट्स रोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑथेंटिकेटेड किए हैं 2 लोगों ने, X और Y ने उसको ऑथेंटिकेट किया है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन हमारा ऑथेंटिकेशन का जो है वो 134 वैसे काउंट होता है, कौन साइन करेगा उसके ऊपर, ये सारी बात थी। बोर्ड रिपोर्ट भी इसी के अंदर थी, और वहां पे एक्स और वाई ने, एक्स और वाई कौन है, हमारे डायरेक्टर से, उन्होंने साइन किए हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजन, सबसे पहले तो हमसे पूछा है कि ऑथेंटिकेशन वैलिड है कि नहीं है। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस कंपनी इज अ ओपीसी, और उसके अंदर खाली एक ही डायरेक्टर होता तो कौन ऑथराइज करता, ये इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले तो हमने समझा दिया भाई 134 के हिसाब से सबसे पहला रूल तो यही कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको अप्रूव करने का काम बोर्ड के बिहाफ पे कौन करेगा। सबसे पहले हमने लिख दिया भाई चेयरमैन साहब करने वाले हैं, अगर बोर्ड ऑथराइज करे तो, नहीं तो फिर 2 डायरेक्टर करेंगे, लेकिन उनमें से एक का एमडी होना जरूरी है, और साथ में आया सीईओ, बराबर। अब सीईओ एंड द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, बहुत सीधा सा हो गया, वेयर देयर अपॉइंटेड, मतलब सीएफओ होगा, सीए तो हो ही गया, लेकिन सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी वेदर दे आर अपॉइंटेड, अगर उनका अपॉइंटमेंट हो रखा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ओपीसी के केस में अगर खाली एक डायरेक्टर है तो उसी का साइन से हमारा काम हो जाएगा। ये चीजें अपने को लिखनी चाहिए थी, और बोर्ड रिपोर्ट और जो भी एनेक्सर्स होते हैं वो पूरा प्रोविजन अपना आ गया कि उनको कौन ऑथराइज करेगा। अब गिवन केस में जब बैलेंस शीट और पीएनएल की बात है तो उसको ऑथराइज करने के लिए आपने एक्स और वाई के साइन करवाए, जबकि रूल के हिसाब से कोई भाई साहब एमडी भी है क्या इसके अंदर,
इन एडिशन द कंपनी एज मिस्टर डी, तो इन चारों में से किसी एक का और मिस्टर डी का साइन यहाँ पे होना जरूरी है, साथ में मिस्टर वाइस का साइन भी होना चाहिए। तो एमडी शुड वन ऑफ द टू सिग्नेचरीज, एक होना ही चाहिए था। सील्स कंपनी के पास फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है तो उसके साइन भी होने चाहिए थे, इसलिए सिर्फ 2 डायरेक्टर ने उसको ऑथेंटिकेट किया, ये वैलिड यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है। और ओपीसी के केस में अगर एक डायरेक्टर उसने साइन कर दिए तो ऑथेंटिकेट माना जाएगा, इन ऑर्डर होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे लोगों। नेक्स्ट पे अपने को इन्होंने क्या बोला है, मैरी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, टर्नओवर है 1200 करोड़, 1200 करोड़ का, ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर 21-22, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है। द CSR कमिटी ऑफ द बोर्ड फॉर्मुलेटेड एंड रिकमेंड CSR प्रोजेक्ट व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। कंपनी फाइनलाइज कर रही है प्रोजेक्ट अंडर CSR इनिशिएटिव, जिसमें 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट अपने को चाहिएगा फॉर लास्ट 3 ईयर। Will such excess amount be counted subsequent financial as a part of CSR? कोई टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था तब तो नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है तो बट ऑब्वियस है वो आगे वाले सालों में कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है, उसको सेट ओपन कर सकता है, मैंने पढ़ा हुआ है। 2% तक का परमिसिबल है, मतलब आपको खर्च ज्यादा चाहे जितना करें, लेकिन 2% मिनिमम खर्च करना पड़ेगा। और एक्सेस अमाउंट अगर आपने खर्च किया है तो अगले 3 साल तक उसको हम कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट हो सकता है। तो ओवर 2% काउंटेड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने आपको क्लास में इसका एग्जांपल भी दिया था कि हमने खर्च करना है 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ मान लो खर्च कर दिया, ठीक है, लेकिन CSR की रिक्वायरमेंट 2% के हिसाब से खाली मान लो 1 करोड़ ही हो रहा था, तो जितना एक्स्ट्रा आपने खर्च किया वो अगले साल के CSR से एडजस्ट मान लिया जाएगा। मैक्स 3 साल तक ये कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है, बाद में शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करके अपन खत्म कर दे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट लिमिटेड वांट टू वॉलंटरी रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। बढ़िया क्वेश्चन है, वॉलंटरी रिवीजन करना चाह रहे हैं, 131 के अंदर है, और 2 रीजन की वजह से करते हैं। दे हैव अप्रोच यू टू स्टेट द प्रोविजन। तो आप वॉलंटरी रिवीजन करना चाह रहे हैं तो 2 चीजें खास है इसके अंदर। सेक्शन 129 जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और 134 बोर्ड रिपोर्ट बनती है, वो आपने कंप्लाई नहीं किया है, ऐसा इनको डर है, ऐसा लग रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, वापस से रिवाइज करने की बात कर सकते हैं। मे प्रिपेयर रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन उसके लिए इनको ट्रिब्यूनल का अप्लाई, ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। और ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर का कॉपी होगा वो अपन ROC के पास में फाइल कर देंगे, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को एक नोटिस भी देगी और उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको कंसीडर भी करने वाली है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने पढ़ा हुआ है, एक वाला एक ही बार में, एक बार में अपन एक से ज्यादा अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही साल के लिए होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक बार अगर कोई साल रिवाइज हो गया तो दोबारा नहीं होने वाला है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़िया सब पॉइंट था। लिमिटेशन यहाँ पे दे रखी है अपने को, तो जो भी हमारा करेक्शन होगा 129, 134 का वो हो जाएगा। नेसेसरी जो ऑल्ट्रेशन करना है वो भी अपन इसके अंदर कर देंगे। ये अपने को पूरा प्रोविजन जो है बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। अच्छा, इन्होंने ये भी बोल दिया फ्रेमिंग ऑफ रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ रिवाइज रूल्स बनाने इससे रिलेटेड, है ना, भाई कैसे आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे, कैसे ऑडिट करोगे, डायरेक्टर्स क्या स्टेप लेंगे, उसके लिए अगर स्पेसिफिक रूल अलग से बनाने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भी बनाने का राइट रहेगा, तो पूरा प्रोविजन अपने को लिख देना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, रेरा लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। टर्नओवर है इसका 100 करोड़ का, नेट प्रॉफिट हमारा 3 करोड़ का है, और एक्यूमुलेटेड लॉस 50 करोड़ के और सिक्योरिटी प्रीमियम 300 करोड़ का एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। CFO इन्फॉर्म करता है डायरेक्टर को अबाउट CSR कमेटी हमको बनानी पड़ेगी, और आपसे पूछा है कि बताओ जरूरत है कि नहीं है। देखिए CSR की रिक्वायरमेंट क्या है, नेटवर्थ हमारा होना चाहिए 500 करोड़ या उससे ज्यादा का, और उसके अलावा टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़। तो टर्नओवर में तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। प्रॉफिट हमारा 5 करोड़ का, वो भी कहीं हमको दिख ही नहीं रहा, खाली 3 करोड़ का है। अब सारा मामला आकर के रुकता है नेटवर्थ के ऊपर कि अगर नेटवर्थ हमारी ऊपर चली जाती है 500 करोड़ से तो यहाँ पे ये परमिसिबल हो सकता है। तो देखिए नेटवर्थ हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा मुश्किल लगता है। सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, नेट प्रॉफिट पड़ा है, लेकिन लॉस भी पड़ा है 50 करोड़ का, तो चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट केस में टर्नओवर तो 100 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का ही है। नेटवर्थ हमारी जो है, जैसे मैंने आपको कहा था, नेट प्रॉफिट और सिक्योरिटी प्रीमियम हमने ऐड कर दिया, 3 और 300, उसमें से लॉसेस माइनस कर दी तो 253 करोड़ ही होता है, जबकि हमको नेटवर्थ 500 करोड़ की चाहिए है। तो उस हिसाब से क्राइटेरिया जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उनको CSR कमेटी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्टेट यानी 4 कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, हमने पढ़ा हुआ है इसको। टोटल आपको 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 4 कंटेंट लिखने को बोला है।
टोटल 6 कंटेंट्स हैं, जैसे स्टडी मैट में हमारे नोट्स में से हमने पढ़ा। सबसे पहला डायरेक्टर किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो भी एनुअल अकाउंट्स बने वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने फॉलो किए हैं। सेकेंड नंबर, जो पॉलिसीज हुई हैं अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये अपने को देना पड़ेगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे प्रॉपर केयर उन्होंने किया है, एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स बहुत प्रॉपर हुआ है। ठीक है। फिर गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर प्रिपेयर हुए हैं, ये भी हमारा एक बढ़िया पॉइंट है। फिर उसके बाद लिस्टेड कंपनी के केस में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो पूरा फॉलो हुआ है, वो भी देना पड़ेगा, डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी कंप्लायंस थे, जो भी इससे रिलेटेड लॉ के जितने प्रोविजंस थे वो सारे के सारे फॉलो हुए हैं, वो भी इनको देना पड़ेगा। तो 6 में से कोई भी 4 पॉइंट लिखने को बोला है तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और पेड अप शेयर कैपिटल 11 करोड़ का है, टर्नओवर इतना है, XBRL के हिसाब से बनाना है। XBRL की रिक्वायरमेंट तो ठीक है, हमको याद होनी चाहिए, लेकिन फाइनेंस कंपनीज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर लगती है कि नहीं लगती वो भी चेक कर लेना चाहिए। तो पूरा प्रोविजन तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी या तो लिस्टेड कंपनी हो या जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, इनका तो 11 करोड़ का है। टर्नओवर जिनका 100 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, ठीक है, यहाँ 145 करोड़ का है। ठीक है। लेकिन चक्कर यह है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो इसके अंदर एग्जम्प्ट रहेंगी, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो एग्जम्प्टेड है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट XBRL के मोड में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आएगी ना इसमें, तो ये एग्जम्प्ट रहेगी, तो इसीलिए इनको XBRL फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इन रिलेशन टू अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। बच्चे लोगों, बढ़िया क्वेश्चन है, इन दिनों में काफी बार आया, ये नवंबर 18 का हालांकि क्वेश्चन आया लेकिन बाद में भी आ चुका है। इन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 40 के हिसाब से, और वो कंपनीज बतानी जिनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बढ़िया सा डेफिनेशन, बैलेंस शीट है, P&L है, NPO है तो इनकम और एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी आ गया, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो भी एक्सप्लेनेशन, नोट्स टू अकाउंट्स। बढ़िया चीज ये है कि अगर हमारी कंपनी 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, या डोरमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, इनको ये बनाने की जरूरत नहीं है। उनको कैश फ्लो जो है, अगर प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, तो ये बढ़िया सा पॉइंट है, इजीली आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कहता है रवि लिमिटेड मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, तो परमिसिबल है क्या बच्चों? सेक्शन 128 कहता है जी नहीं, डबल अकाउंट सिस्टम होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम। सेकंड नंबर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? डायरेक्ट आंसर जाने वाला है इसका, हमने पढ़ा हुआ है 128 के अंदर ही, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर हो गया, हमारा CFO हो सकता है, और एनी अदर पर्सन, अगर किसी को ऑथोराइज किया गया है इस चीज के लिए, जिसको बोर्ड ऑथोराइज करे, फिर वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा, या हमको फिर ये लोग नहीं रहेंगे, वो रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ मिस्टर घनश्याम, मिस्टर हैदर, मिस्टर इंद्र सेन MD। अब 2 डायरेक्टर, एक MD है। कंपनी हैज आल्सो एम्प्लॉयड अ फुल टाइम सेक्रेटरी भी है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट साइन बाय घनश्याम और हैदर ने साइन कर दी है भाई। सेम क्वेश्चन आप देखिए, RTP May 20 के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर आ भी रखा था एग्जाम के अंदर, तो भाई ऐसा नहीं चलता है। ऑथेंटिकेशन 134 हमने पढ़ा, तो 2 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर और एक MD प्लस कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना जरूरी था। तो पहले तो हमेशा की तरह प्रोविजन समझा देंगे कि चेयरमैन कर देगा, चेयरमैन नहीं तो जो भी ऑथोराइज 2 डायरेक्टर, जिनमें से एक MD होना चाहिए, फिर उसके अलावा CEO, CFO या कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो वो। इस क्वेश्चन के अंदर आपने फॉलो नहीं किया है, सिर्फ 2 लोग के साइन लिए, घनश्याम और हैदर, जबकि मिस्टर इंद्र सेन MD के साइन होने चाहिए थे, और उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी का साइन भी होना चाहिए था, वो नहीं है तो ये ऑथोराइज नहीं माना जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इनको साइन कर रहे चाहिए। May 19 का एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जाम में आ रखा है। The government of India is holding 50% of the paid up share capital of Sun Limited। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प कर रखे हैं, ये तो गवर्नमेंट कंपनी लग रही है। Audited financial statement of Sun Limited for the financial year 17-18 were placed to its financial statement। हाँ जी, तो placed to its annual general meeting held on 31st August 18 pending the comments of CAG। CAG के comments pending पड़े हुए हैं on the said account, और मीटिंग जो है वो एडजॉर्न हो गई विदाउट अडॉप्शन द अकाउंट्स। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ CAG कमेंट ऑन द अकाउंट्स, एडजॉर्न जनरल मीटिंग वाज हेल्ड
मतलब एक एडजॉर्न जनरल मीटिंग इन्होंने फिर से किया, 15 अक्टूबर को इन्होंने किया है, वेयर एट द अकाउंट्स वर अडॉप्टेड। तो सन लिमिटेड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है रिलेवेंट फाइनेंशियल 17-18 के, रजिस्ट्रार को करती है 12 नवंबर को। ठीक है, एग्जामिन रेफरेंस के साथ में बताना है कि भाई क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फाइलिंग इन्होंने कंप्लीट किया नहीं की, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अब बच्चे लोगों यहाँ पे मतलब ये है कि जो अडॉप्शन होना चाहिए था वो जनरल मीटिंग में नहीं हुआ। रूल क्या कहता है कि भाई 137 में लिखा हुआ है कि अगर अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं तो 30 डेज के अंदर एक बार प्रोविजनल भेज देने चाहिए, ऐसा कुछ, और बाद में अडॉप्शन होने के बाद 30 दिन के अंदर वो भेज देने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोविजो, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड एट एजीएम और एडजॉर्न जनरल मीटिंग, सच अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो अपने को रजिस्ट्रार को भेज देने चाहिए 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, और उनको प्रोविजनल की तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 31 अगस्त को अगर मीटिंग हुई है तो आपको 30 सितंबर तक भेज देना चाहिए था, सिंपल है। और यहाँ इन्होंने नहीं भेजा या भेजा, देखें कुछ भेजा है कि इन्होंने, प्रोविजनल तो मेरे ख्याल से भेजा ही नहीं है। फिर 15 अक्टूबर को मीटिंग किया और उसके 30 दिन में भेजना है, तो वो तो सेकंड वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, अडॉप्ट होने के बाद तो आपने 30 दिन में भेज दिए। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जब अडॉप्टेड हो जाए तो उसके बाद 30 डेज के अंदर आपको अडॉप्टेड वाले भेज दो एडजॉर्न जनरल मीटिंग से 30 दिन के अंदर, साथ में एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। तो इनका मीटिंग एडजॉर्न 15 तारीख को होता है, 15 अक्टूबर को, और 12 नवंबर को आपने रजिस्ट्रार को भेज दिया, तो ये तो 30 दिन के अंदर भेजा है। एक रिक्वायरमेंट सेकंड वाली तो पूरी कर ली, लेकिन जो प्रोविजनल भेजने वाली थी वो इन्होंने कंप्लाई नहीं की है, अनअडॉप्टेड अकाउंट्स वाली, तो वो एक रिक्वायरमेंट नहीं, उसका पेनल्टी जो भी लगेगा, लेकिन दूसरी इन्होंने पूरी की, एक पूरी की और एक पूरी नहीं की, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बढ़िया पॉइंट था। अगला क्वेश्चन कहता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग नीड टू रीओपन द अकाउंट्स। 130 में था ये, तो शायद रीओपन वाला है ना, ऑफ चेतन लिमिटेड फाइनेंशियल 8-9, ओके 1920 में ये 8-9 की ओपन करना चाह रहे हैं। 8 साल पुराने तो ओपन होते नहीं है जब तक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं हो। एनसीएलटी को अप्लाई करते हैं टू इश्यू ऑर्डर कि भाई आप ऑर्डर करो, हमको बुक्स वापस से रीओपन करनी है। 130 के हिसाब से नॉट पॉसिबल है भाई। अच्छा पहले पूरा समझाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, अदर स्टैट्यूटरी बॉडी या कंसर्न पर्सन की एप्लीकेशन के ऊपर ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर कर सकता है, लेकिन रीजन क्या है, पूरा सेक्शन लिखो कि भैया फ्रॉडुलेंट मैनर के अंदर आपने रेडी किए हैं, या उनको लग रहा है कि भाई रिलायबिलिटी के ऊपर कहीं मिसमैनेज अफेयर्स, कंपनी के रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ रहा है, उस केस के अंदर रीओपनिंग का ऑर्डर मिलेगा। लेकिन हमने कहा पिछले 8 साल का कर सकते हो, नॉट अर्लियर देन 8 ईयर्स, जब तक कोई कंपनी के अगेंस्ट में इंस्पेक्शन नहीं चल रहा हो। तो यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन लगाना तो भैया वैलिड है, दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन लगाना वैलिड है, लेकिन जो आपने डिमांड करा है 8 साल पुराना वो इनवैलिड हो जाएगा। 1920 से 8 साल पहले तो जल्दी खत्म, 8-9 तो और ज़्यादा पुराना हो गया, 10 साल करीब निकल गए, इसीलिए ये परमिसिबल नहीं है, नॉट वैलिड जाएगा बच्चे लोगों को, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन भी आया था, रवि लिमिटेड ने बुक्स नवंबर 19 में, देखो एग्जाम के अंदर आ गया, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है भैया, डबल एंट्री सिस्टम होगा। पर्सन रेस्पॉन्सिबल अभी अपने पूरी लिस्ट पढ़ ली इन लोगों की 128 सेक्शन के हिसाब से। और क्या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में मैनेज कर सकती है क्या, जो एसेसिबल ओनली आउटसाइड ऑफ इंडिया? नहीं भैया, ओनली आउटसाइड ऑफ इंडिया थोड़ी चलेंगे, ये परमिसिबल नहीं है। पहला आंसर भी अपन ने किया था, सिंगल एंट्री नहीं होगा, डबल एंट्री एक्रूअल बेसिस पे होगा सारा कुछ। फिर रेस्पॉन्सिबल में भी पूरा अपन ने पढ़ लिया 128, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी एज एन ऑप्शन टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रख सकते हो आप, ठीक है। पूरा प्रोविजन अपन ने समझा दिया कैसे होगा, क्या होगा, बुक्स कहाँ मेंटेन करनी है, कैसे करनी है, स्टोरेज रिडेबल, अब तो नया पॉइंट भी इसके अंदर आ गया है, वो पूरा आप लिख दोगे, पूरा नया प्रोविजन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली मेन रिक्वायरमेंट थी ना, सारी लिखना। और कंपनी कैन नॉट कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मोड एक्सेसिबल ओनली आउटसाइड ऑफ इंडिया। भाई आपको इंडिया का भी बेस देना ही पड़ेगा, आपके तो ओनली आउटसाइड ऑफ इंडिया होगा तो वो परमिसिबल नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीज लिख करके अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इंक्लूडिंग अ प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया इफ एनी शेल बी केप्ट सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर, तो सिर्फ बाहर आप चाह रहे हो वो परमिसिबल नहीं होगा, इंडिया में भी रखना पड़ेगा, तो ये आंसर में देना चाहिए। नेक्स्ट जुलाई 21 का बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सम्राट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020। पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों 50 लाख की डिवाइडेड 5 लाख इक्विटी शेयर वोटिंग राइट्स वाले हैं, नो चेंज इन द पेड अप शेयर कैपिटल देर आफ्टर, हुआ ही नहीं। टर्नओवर जो है वो अपने को 2 करोड़ का दे रखा है, ठीक है।
इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये कोई दूसरी कंपनी है, हाँ, इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर फुल्ली पेड ऑफ सम्राट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें उनके पास में है 2 लाख के इक्विटी शेयर हैं, तो 50 लाख के इक्विटी शेयर हैं, उनमें से इनके पास खाली 2 लाख के हैं, 20 लाख का मामला हुआ पूरा का पूरा, ठीक है, 5 में से 2 लाख हो गए भाई, सीधी सी बात हो गई। सम्राट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेड ईयर विद द रजिस्ट्रार, और इन्होंने कैश फ्लो जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है, सम्राट वालों ने कैश फ्लो को एक्सक्लूड किया विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। आरओसी ने एक नोटिस इशू कर दिया सम्राट सॉल्यूशन को कि आपने कैश फ्लो क्यों नहीं फाइल किया भाई बैलेंस शीट पीएनएल के साथ में। तो 2 चीजें पूछी, सबसे पहला, क्या सम्राट सॉल्यूशन को हम डीम्ड कर लें कि स्मॉल कंपनी की तरह से, whose significant equity share are held by a public company, भाई उसके 5 लाख का 20% अगर होता है तो 1 लाख शेयर्स होते हैं करीब, ठीक है, और उन्होंने तो 2 लाख शेयर ले रखे हैं, तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस दे दें क्या? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसा स्टेटस के लिए हमको क्या चाहिए, हाँ, स्मॉल कंपनी का तो क्यों कंसेप्ट है, अच्छा स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट पूछ लिया, टर्नओवर के हिसाब से इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। अब सवाल यह है कि टर्नओवर वगैरह पे मुझे दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई भी स्मॉल कंपनी ना किसी की होल्डिंग होगी ना किसी की सब्सिडरी होगी, तो होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं है, ठीक है। वो बात तो इन्होंने जो लाइन लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश की है ना कि भाई सब आपने सिग्निफिकेंट होल्डिंग किया हुआ है, हमने खाली होल्डिंग सब्सिडरी से मना किया है, बाकी शेयर होल्डिंग से तो मना किया नहीं है। लेकिन एक चक्कर और है, किसी के दिमाग में आया सर होल्डिंग पब्लिक की सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी होती है, तो भाई यहाँ होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन तो फिलहाल है ही नहीं, सिर्फ 5 लाख में से 20 लाख के इन्होंने जो है वो शेयर लेकर के रखे हुए हैं, सिग्निफिकेंट टाइप से आप कह सकते हैं। तो स्मॉल कंपनी के लिए तो हमको टर्नओवर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की डेट में जो रूल है उसके हिसाब से, देखो क्वेश्चन तो हमारा हो गया जुलाई 21 का, लेकिन हम आज जानते हैं कि हमारा रूल चेंज है, कैपिटल हमारी 4 करोड़ की है, टर्नओवर हमारा कितना 40 करोड़ का है, तो उसके हिसाब से तो ये कम ही है, देखें तो हो सकती है। वेदर सम्राट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज अ स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में गड़बड़ी की है, कैश फ्लो आपने फाइल नहीं किया, क्योंकि अगर आप स्मॉल कंपनी है तो एग्जम्पशन मिलना चाहिए, तो वो चीज इन्होंने चेक करने को बोला। तो अब चूंकि बच्चों ये पुराना क्वेश्चन है, आज की डेट में ये 2 करोड़ की जगह मैंने अभी आपको कहा कैपिटल 4 करोड़ की हो गई है और टर्नओवर हमारा 40 करोड़ का हो गया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो भाई टर्नओवर 40 करोड़ से तो कम है इनका। होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू 87 सब्सिडरी की डेफिनेशन वगैरह समझा दी। इन द गिवन क्वेश्चन नाइट सॉफ्टवेयर के पास में 2 लाख इक्विटी शेयर हैं, टोटल अमाउंट बता दिया इन्होंने, तो इसीलिए यहाँ पे सम्राट सॉल्यूशन जो है वो नाइस सॉफ्टवेयर की सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, और इसीलिए वो रूल भी नहीं लगेगा कि प्राइवेट कंपनी नॉट टू डीम टू बी ए पब्लिक कंपनी वाला, वो तो लगना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गया, होल्डिंग सब्सिडी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब बात करें अगर हम कैपिटल और टर्नओवर के हिसाब से, तो बिल्कुल इनका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ का ही है, कैपिटल ऊपर अपन ने देख ही ली, 50 लाख की कैपिटल है, देखें अपन यहाँ पे कैपिटल चेक करें एक बार वापस से, तो भैया 50 लाख का ही तो कैपिटल है इनके पास में, ठीक है, ये देखो 50 लाख का कैपिटल है, तो कैपिटल परमिसेबल है 2 करोड़ का, ये 4 करोड़ और 40 करोड़ का परमिसेबल है, तो ये तो कम ही है। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यस इट इज अ स्मॉल कंपनी, तो स्मॉल कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। स्मॉल कंपनी अगर हो तो भैया कैश फ्लो लगाने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 240 में एग्जम्पशन मिला हुआ है, इसीलिए हमारी कंपनी एग्जम्प्टेड है और इसीलिए इसने किसी तरह का कोई डिफॉल्ट फाइलिंग के अंदर नहीं किया, अपने को ध्यान में रखना। तो देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है, चीजें आजकल ऐसी पूछी जा रही है बच्चे लोगों की, छोटे से छोटे पॉइंट निकाल करके पूछे जाएंगे, तो आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप तगड़े तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है 15 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, बैलेंस शीट आपको दे रखी जुलाई 21 के अंदर ही आ रखा है, सीएसआर का क्वेश्चन दिख रहा लगता है, नेटवर्थ टर्नओवर नेट प्रॉफिट सब दे रखा है, अपने को रूल्स अपने को पता ही है। अब इन्होंने बैलेंस शीट 31/3/2020 के भी दिए और आपको कंफ्यूज करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर के भी दे दिए, 30/9/2020 के 6 महीने के और दे दिए अगले साल के, ठीक है। हम अपने को बोला है कि भाई अपने को 20-21 के लिए खर्च करना है, तो भैया 20-21 के लिए खर्च करना है तो मुझे 19-20 देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर का ही देखा जाएगा ना सब, यानी ये चीज देखनी है अपने को, ये चीज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसको कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो नेटवर्थ जो हमारी है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम है। टर्नओवर हमारा कितना होना चाहिए बच्चे लोगों, 1000 करोड़ अपन ने पढ़ा था, तो 1000 करोड़ से भी कम है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से भी कम है,
इस साल में, तो इसका मतलब इस साल के लिए CSR वाला रूल लगने वाला ही नहीं। हाँ, आगे वाला जो साल अगर 20-21 पूछते तो चलो यहाँ टर्नओवर हमारा हो ही गया है, अदरवाइज बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जरूरत ही नहीं है हमको। तो ABC लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि लिमिट से हम कम ही जा रहे हैं तो अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ ये कंसीडर करना है, ये वाला करना ही नहीं था, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया मिड ऑफ द ईयर का, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। KSR लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, कुछ डेटा दे रही है। पेड अप शेयर कैपिटल 45 करोड़ का हो गया, टर्नओवर 175 करोड़ का है। आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ बैंक जो है वो 105 करोड़ के, जिसमें से 110 जो है वो बैंक से ऑब्टेन किया था, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस लास्ट में जाकर के 90 करोड़ का इस वक्त में बचा हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा है इंटरनल ऑडिटर चाहिए क्या, क्या बात है भाई। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिटर का बहुत सिंपल सिस्टम है, अगर लिस्टेड कंपनी में तो लग ही रहा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है। और मैंने कहा था चूंकि पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक है ना, यस, तो मैंने एक तरीका आपको बताया था 25, 50, 100 एंड 200, इसको इस तरीके से अपन सीक्वेंस बना सकते हैं। तो डिपॉजिट हमारे 25 करोड़ के हो गए, 100 करोड़ में आउटस्टैंडिंग लोन ले सकते हो, किसी भी डेट का हो। टर्नओवर हमारा उससे पहले, अच्छा पहले 100 से पहले 25 से पहले 50 ले लेना चाहिए शेयर कैपिटल वाला, इस तरीके से। तो क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से कम नहीं हो सकता। टर्नओवर की अगर बात करें तो 200 करोड़ चाहिए, तो 175 करोड़ ही, ये भी नहीं होगा। तीसरा लोन दे रखा है, लोन की रिक्वायरमेंट हमारी 100 करोड़ की है, और इनका जो लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस वैसे भी 105 करोड़ का दे दिया है, क्लोजिंग बैलेंस से मतलब नहीं। ड्यूरिंग द ईयर कभी भी अगर हमारा बैलेंस 100 करोड़ से ऊपर गया है, इन्होंने लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपके ऊपर ही रिक्वायरमेंट लग जाएगी। तो हमारा लोन जो है वो 100 करोड़ से ऊपर का था, बैलेंस भले ही आज 90 करोड़ का है, लेकिन 100 से ऊपर गया तो था 105 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की जरूरत अपने को पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सीधा सा आंसर है, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, ये अपने को करना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट के बेस पे हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट आता है बच्चों RTP दिसंबर 21 का क्वेश्चन। किम प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर को, पेड अप शेयर कैपिटल 45 करोड़ की है, टर्नओवर इनका 250 करोड़ का है। अकाउंट्स मैनेजर इंटीमेट करता है कि भाई हमको इंटरनल ऑडिटर की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, आप चूंकि प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, 100 करोड़ और 200 करोड़ वाली। ठीक है, टर्नओवर वाला हो गया 200 करोड़, तो उससे तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। टर्नओवर हमारा 200 करोड़ का चाहिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसमें है ही नहीं, तो 250 करोड़ सीधा ही दिख गया आपने को, तो बिल्कुल अपॉइंट करना पड़ेगा। 2 में से एक रिक्वायरमेंट चाहिए, लोन नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर आ गया कि इंटरनल ऑडिटर चाहिएगा, चाहे इंडिविजुअल फर्म या किसी को भी करे। कंपनी पेड अप 45, टर्नओवर 250 करोड़ का है। सिंस कंपनी 200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाला क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो अपॉइंट करना पड़ेगा, ध्यान में रखेंगे। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 21 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। दिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, 2 सब्सिडरी है, जय और विजय। बढ़िया पॉइंट है। ऑल द 3 कंपनीज हैव प्रिपेयर्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 21। आपको एग्जामिन करके बताना है कि एक्सप्लेन इन व्हाट मैनर द सब्सिडरी जय और विजय शैल प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट। तो जय और विजय जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करेंगे जैसे होल्डिंग कंपनी करती है, तरीका वही रहेगा। हालांकि ये वाली को मेन कंपनी जो है दिया लिमिटेड, ये तो CFS बनाएगी। तो वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी और एसोसिएट, इट शैल इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझिएगा खुद के अलावा, ठीक है, CFS भी बनाती है, उसके अलावा सारे सब्सिडरीज का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा वो सेम मैनर में बनेगा जैसे उसका खुद का बनता है। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होंगे और इसको अपने को एनुअल जनरल मीटिंग में रखना पड़ेगा, अपने को पता है। उसके अलावा अपने को इनके सेलिएंट फीचर वाला, इंपॉर्टेंट फीचर वाला एक अलग से स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट के लिए, ये भी लिखोगे। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेशन कैसे करना है, अपने रूल्स पड़े हुए, रूल बना सकता है। तो सिंस कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट जो है वो होल्डिंग कंपनी दिया लिमिटेड करेगी, जय और विजय को मिक्स करके उनके बुक्स को शेल पे, और जय और विजय जो हैं वो बिल्कुल P&L बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मल कंपनीज अपने प्रोविजन बनाती है, इसको फॉलो करके। तो बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है कि पूछा गया है, तो उस हिसाब से देख करके अपने को जाना चाहिए, बढ़िया चीज है। अगेन दिसंबर 21 का एक क्वेश्चन है। द कंपनीज एक्ट, अरे भाई ये क्या ओपन हो गया यहाँ से। The Companies Act 2013 had prescribed additional duty on the board of director to include director responsibility statement। अभी अपन ने डिस्कस किया, 3 मैटर पूछ लिए, पिछली बार 4 पूछे थे, 6 के 6 आपने को दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन तो अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया था पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बढ़िया, मई 22 का भी है और RTP मई 23 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। स्किप लिमिटेड कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1 4 2019।
बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स आपको दे रखी है, मैंने अपने नोट्स के अंदर लिख दिया था ये अपने को बिफोर लेना है कि आफ्टर टैक्स लेना है चीजों को। कंपनी प्रपोज करती है कि सीएसआर एक्टिविटीज पे पैसा खर्च करना है, मतलब 21-22 के लिए मैंडेटरी है, इसके बाद वाले साल के लिए मैंडेटरी है, तो प्रीवियस ईयर में अपने को देखना पड़ेगा। तो चक्कर यही है कि प्रीवियस ईयर जो देखा जाएगा ये वाला 2021 वाला, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे आफ्टर टैक्स देखें, ये एक चक्कर है हमारे लिए, तो देख लेते हैं। इफ इट इज मैंडेटरी यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज द कंपनी की मिनिमम अमाउंट कितना एलोकेट करना है, तो 135(1) के हिसाब से नेटवर्थ वही पूरा रूल लिख दो, 500 करोड़ का, 100 करोड़ का हमारा टर्नओवर और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर का चाहिएगा। फर्दर एवरी कंपनी रेफर सबसेक्शन 1 इंश्योर दैट कंपनी स्पेंड करेगी, वो 2% वाला हमारा पूरा प्रोविजन आ गया। नेट प्रॉफिट का जो यहाँ पे मतलब लिया जाएगा वो 198 के हिसाब से लेते हैं, शेल नॉट इंक्लूड सच सम 198 को, ठीक है। अब इंस्टेंट केस के अंदर बिफोर टैक्स जो आ रहा है, बिफोर टैक्स वाला प्रोविजन जो है वो 7 करोड़ का प्रॉफिट हमको दिख रहा है, इसलिए इनको सीएसआर यहाँ बनानी पड़ेगी क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा है। 2% अपने को खर्च करना है, 2 ही साल हुए हैं तो 2 को ऐड करिए, 5 और 7 को डिवाइडेड बाय एवरेज निकाल लीजिए, और जो एवरेज आया उसका 2% अपने को खर्च करना है। तो बच्चे लोगों को हमेशा बिफोर टैक्स वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लिया जाएगा, आफ्टर टैक्स से हमको कोई मतलब नहीं है, ये अपन लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बिफोर टैक्स का कंसेप्ट रहेगा, नेट प्रॉफिट शेल नॉट इंक्लूड, तो 7 करोड़ का है हमारा, हमने देख लिया नेट प्रॉफिट, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ उससे एक्सीड कर रहा है, इसीलिए बनाना पड़ेगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। May 22 का भी और RDP May 23 का। XYZ लिमिटेड रिवाइज्ड received a communication from central government for preparation of periodical financial result and complete audit of limited review of such periodical financial statement। वो नया सेक्शन तो नहीं है 129A वाला, यस वही सेक्शन नया पूछा गया पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑब्जेक्शन रेस करते हैं कि हमारी कंपनी तो अनलिस्टेड कंपनी, हमको पीरियोडिकल वाले बनानी ही नहीं है, तो 129A इसमें बहुत क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज को बोल सकता है बनाने के लिए, तो बनाना पड़ेगा, अनलिस्टेड कंपनी को के लिए बोला हुआ है ये, ठीक है। तो जो भी प्रिपेयर होगा ये पीरियोडिकल बेसिस का प्रेस्क्राइब फॉर्म में होगा, बोर्ड का अप्रूवल लेंगे या इसके लिए कोई मतलब कंप्लीट ऑडिट भी करवा सकते हैं, लिमिटेड रिव्यू भी करवा सकते हैं, इसका ऑडिट में पढ़ते हैं लिमिटेड रिव्यू, और कॉपी जो है वो ऑडिट खत्म करने के मतलब जो कंप्लीशन ऑफ रिलेवेंट पीरियड जो है उसके 30 दिन के अंदर अपने को रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा फीस के साथ। भले अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा 129A, ये अपने को लिखना चाहिए, बढ़िया सेक्शन है। RDP नवंबर 22 का एक क्वेश्चन, गीता प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है। प्रबोध हैज बीन अपॉइंटेड अकाउंट्स मैनेजर ऑफ गीता प्राइवेट लिमिटेड। बोर्ड मीटिंग वाज अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स इज टू बी हेल्ड ऑन 1st of August 22 and he has to prepare financial statement for approval by the board। तो 240 के हिसाब से आपको बोला है यार कौन से स्टेटमेंट बनानी है, तो सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन पूछ लिया भाई, तो अपन ने लिख दिया डेफिनेशन, एग्जाम्पशन लिख दिया कि किन किन को नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है ये, तो और प्राइवेट भी है क्या, हाँ चाहिए, तो इसको नहीं बनाना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो बनाने का जरूरत नहीं है। बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ लिया तो ध्यान रखोगे। फिर आते हैं बच्चों नंबर 23, ओ आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, क्या बात है। RDP नवंबर 22, Demon Limited is a company incorporated in India. Demon Limited is a leading manufacturer of sports shoes. It has many subsidiaries, one of them being Best Shoes Limited, which is based in Morocco. ठीक है। अब Demon Limited is in process of finalization of the consolidated financial statement of the company for year ended 31st March 22। समझिएगा, ठीक है। अकाउंट्स मतलब ये कह रहे हैं कि भी ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब्सिडरी काफी सारी है, एक सब्सिडरी मोरक्को के अंदर भी है, ठीक है। सीएमएस बनाना है इनको। द अकाउंट सेक्शन ऑफ डीमन लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ बेस्ट शूज लिमिटेड, जो हमारी वहां कंपनी है बाहर, टू प्रोवाइड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भी आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको भेजो। सब्सिडरी कंपनी जो है वो लोकल लैंग्वेज के अंदर बना करके भेज देती है कंट्री की, और इंडियन पेरेंट कंपनी को भेज दिया उन्होंने। फर्दर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नॉट रिक्वायर्ड बाय द बेस्ट शूज, ओके, वहां के हिसाब से ऑडिट जरूरी भी नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों 137 का। लोकल लैंग्वेज में नहीं चलेगा भाई, इंग्लिश ट्रांसलेटेड चाहिएगा हमको, और वहां के हिसाब से अगर ऑडिट जरूरी नहीं है तो अनऑडिटेड भी काम आ जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सीएमएस भी बनाएगी, सब्सिडरी का भी इनकॉर्पोरेट करेगी। अब यहाँ पे फॉरेन सब्सिडरी के केस में अगर वहां पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां की कंट्री के हिसाब से, तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट हो सकते हैं, बस डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसका कॉपी ट्रांसलेट जरूर होना चाहिए।
तो इट हैज ऑल्सो बीन क्लियरिफाइड, जनरल सर्कुलर आ रखा है, फॉरेन कंपनी जिसके लिए अकाउंट्स वहां के लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिटेड जरूरी नहीं है, होल्डिंग और पेरेंट इंडियन कंपनी में प्लेस और फाइल अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही ऊपर वाला पॉइंट हमने लिख दिया, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन होना जरूरी है। तो दीमन लिमिटेड वुड गेट टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिएगा, और एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह तो अपने को पता ही है। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक डिक्लेरेशन साथ में लगा देंगे और वो प्रेजेंट हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर। फॉर्मेट जो है वो एज फार एज पॉसिबल जो है वो कंपनीज एक्ट हमारे यहाँ के हिसाब से होगा, पॉसिबल नहीं है तो उसके रीजंस को अपन लगा देंगे डेविएशन का। बढ़िया क्वेश्चन है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बच्चे लोगों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत परफेक्ट हो सकते हैं, तो तैयारी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इन क्वेश्चंस को करने से। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट एंड ऑडिटर से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाँ, इन पर हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं, ताकि आप लोगों का ऑडिट का चैप्टर जो है कंपनी ऑडिट का वो भी बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाए। इतना आज के लिए करिए, हाँ बढ़िया तैयारी करिए, वापस मुलाकात होती है, मिलते हैं।